नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम हिंदी गद्य विधाओं का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने पिछली क्लास में उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था और आज की क्लास में हम उपन्यास से संबंधित कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं, आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप टारगेट रखिएगा कि 100 में से कम 90 प्रश्न सही हों, अधिक से अधिक आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882, 1892, 1894 या 1896 ईस्वी। बात करें अगर परीक्षा गुरु के प्रकाशन वर्ष की, तो यह प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? और ये हिंदी के आरंभिक उपन्यासों को क्रम में दिया गया है। उपन्यास है सौभाग्यश्री, नूतन ब्रह्मचारी, भाग्यवती और परीक्षा गुरु। सबके समय को हम क्रम से देख लेते हैं। बात करें अगर सौभाग्यश्री की, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है, इसका समय है 1890 ईस्वी। और नूतन ब्रह्मचारी की बात करें तो यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1886 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। भाग्यवती की बात करें, जो कि श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1877 ईस्वी इसका समय है। और परीक्षा गुरु है 1882 ईस्वी। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और सौभाग्य श्री। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? श्रीनिवास दास को, पंडित गौरी दत्त को, किशोरीलाल गोस्वामी को या देवकीनंदन खत्री को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? सही उत्तर है इसका किशोरीलाल गोस्वामी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और इनका निधन हो गया था 1932 ईस्वी में। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। ठीक है, आदर्श रमणी इसका नाम है, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। ठीक है, और कब प्रकाशित हुआ था यह? 1904 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, चंद्रकांता या भाग्यवती? आपको इन विशेषताओं के आधार पर बताना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा। सही उत्तर है भाग्यवती, जिसका समय है 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम मेहता और श्रद्धाराम फुल्लौरी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी यह किसका उपन्यास है? यह है लज्जाराम मेहता का उपन्यास, 1899 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सभी को याद करते चलिएगा, क्योंकि जब भी क्रम से लगाने वाले प्रश्न आते हैं तो हमें कम से कम 2 या 3 रचनाओं के सन को याद रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु या नूतन ब्रह्मचारी? इसमें प्रश्नों को क्रम से दिया गया है, तो हम प्रश्नों को क्रम से हल करेंगे। पहले भारतेंदु युग को हल करेंगे, उसके बाद प्रेमचंद पूर्व युग आता है, उसके बाद प्रेमचंद का युग आता है, फिर प्रेमचंदोत्तर युग आता है। इस तरह से उपन्यास का समय हम देखते हैं। विनायक नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? श्यामा स्वप्न, परीक्षा गुरु, अदकिला फूल या चंद्रकांता? आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है?
सही उत्तर है श्यामा स्वप्न को आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है। 1885 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, गोवर्धन निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? देवबाला, निशाय हिंदू, रहस्य कथा या माँ? गोवर्धन निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। प्रश्न संख्या 11 देखिए, हिंदी में तिलिस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री या श्रद्धाराम फुल्लौरी? सही उत्तर है इसका देवकीनंदन खत्री। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, वृत्त प्राण उपन्यास युग सन 1882 से 1918 ईस्वी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या राधा कृष्ण दास? उपन्यास युग जो समय दिया गया है 1882 से 1918, इस ईस्वी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन होंगे? ये हो जाएंगे राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न संख्या 13 है, उपन्यास का जनक युग कौन सा है? किस युग में उपन्यास का जन्म हुआ था? भारतेंदु, द्विवेदी, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी? किस युग में? सही उत्तर है भारतेंदु युग में उपन्यासों का जनक युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कटोरा भर खून या भूतनाथ? देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है कटोरा भर खून, जो कि 1895 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 15 देखिए, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया था? अमृत राय, गहमरी यानी कि गोपाल राम गहमरी, निर्मल खत्री या दुर्गा प्रसाद खत्री? देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया था। इसके प्रथम 6 भागों को तो देवकीनंदन खत्री ने खुद ही लिखा था, लेकिन आगे के शेष 15 भाग जो थे उसको दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा था। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता किसे माना गया है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, ब्रजनंदन सहाय या मेहता लज्जाराम शर्मा? हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक जो हैं वो गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने अपने उपन्यासों के प्रचार प्रसार के लिए जासूस नामक पत्रिका निकाली थी। यह परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, कि किसने अपने उपन्यासों के प्रचार प्रसार के लिए जासूस नामक पत्रिका निकाली थी? तो वो थे गोपाल राम गहमरी। प्रश्न संख्या 17 है, चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? नरेंद्र, वीरेंद्र सिंह, जगन्नाथ या क्रूर सिंह? चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? यह है वीरेंद्र सिंह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, तिलिस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन है? हरिकृष्ण जौहर, रामलाल वर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री या देवकीनंदन खत्री? रोहतास मठ जो है वह दुर्गा प्रसाद खत्री का उपन्यास है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अंग्रेजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से, संस्कृत के ऐतिहासिक उपन्यासों से, ऐतिहासिक लोक कथाओं से या बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री या जयशंकर प्रसाद? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन होगा? ये होंगे किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से, वैदिक काल से या पौराणिक आख्यानों से? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यह। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? मुस्लिम काल से लिए गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? और उपन्यासों में है रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम और सेवा सदन।
बात करें सेवा सदन की तो यह 1918 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमाश्रम कब है? 1922 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि जो है यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और कायाकल्प जो है 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कायाकल्प। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही होगा? यह 2 पेज में हो गया है। प्रकाशन काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? और उपन्यासों में है गोदान, कर्मभूमि, निर्मला और गबन। निर्मला का समय कब है? निर्मला प्रकाशित हुआ था उपन्यास 1927 में। ठीक है, गबन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और कर्मभूमि की बात करें तो यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक बात और याद रखिएगा, यह जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का कायाकल्प, यह प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में रचित प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद ने अपने आरंभिक उपन्यासों को पहले उर्दू में लिखा था और बाद में हिंदी में रूपांतरित किया था, लेकिन कायाकल्प पहला उपन्यास है जिसे इन्होंने हिंदी में ही लिखा था मूल रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास इनमें से कौन सा है? मंगलसूत्र, रूठी रानी, वरदान या कायाकल्प? प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा होगा? सही उत्तर है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है जिसे इनके पुत्र अमृत नायर ने 1948 में पूरा किया था। प्रश्न संख्या 25 है, प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? प्रतिज्ञा, रूठी रानी, प्रेमाश्रम या वरदान? प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? वह है रूठी रानी। कब प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास? 1907 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सुमेलित करना है और कोड का चयन करना है। तो सबसे पहले मिला लेते हैं। ठीक है, बाजारे हुस्न का नाम जब इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था तो इसका नाम रखा था इन्होंने सेवा सदन। गोशिये आफियत का नाम इन्होंने रखा था प्रेम आश्रम। जज्बे सार का नाम इन्होंने क्या रखा था? वरदान रखा हिंदी में। और चौगाने हस्ती का नाम इन्होंने हिंदी में रखा रंगभूमि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? रूठी रानी, निर्मला, सेवा सदन या प्रेमाश्रम? मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास इनमें से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें गोदान नहीं है ऑप्शन में, तो आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम के बारे में नामवर सिंह ने कहा है, नामवर सिंह इसे हिंदी का प्रथम प्रगतिवादी उपन्यास मानते हैं, प्रेमाश्रम को। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? रंगभूमि, वरदान, प्रेमाश्रम या प्रतिज्ञा? मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। इसमें विनय और सोफिया की प्रेम कथा भी साथ में चलती है, इसको याद रखिएगा। विनय और सोफिया भी इसमें इस उपन्यास के पात्र हैं और सूरदास तो है ही इस उपन्यास का नायक। प्रश्न संख्या 29 है, प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास कौन सा है? गबन, गोदान, कर्मभूमि या रंगभूमि? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गोदान को प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास माना जाता है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि या प्रतिज्ञा? प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों के पात्रों को पूछा जाता है, चाहे वो आपने पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पात्र जरूर पूछे जाते हैं। तो अमरकांत जो है यह कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है और इसके अन्य पात्रों में एक है सुखदा। सुखदा भी एक इसकी पात्र है और एक पात्र है इसकी नैना। इनको याद रखिएगा। ठीक है, सलीम भी है और अमरकांत के साथ इसमें आगे स लगा देंगे तो समरकांत भी इसमें एक पात्र है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा इन उपन्यासों का? और उपन्यास में है गोदान, मृगनयनी माँ और वैशाली की नगर बधू।
सबसे पहले माँ की बात करते हैं। माँ किसका उपन्यास है? 1929 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। गोदान 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। बात करें वैशाली की नगरवधू की तो 1948 में किसका उपन्यास है यह? चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। और मृगनयनी जो है 1950 में प्रकाशित हुआ था, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, तो इन्हें क्रम से लगाने पे सबसे पहले गोदान, उसके बाद आएगी मृगनयनी, उसके बाद माफ कीजिएगा, सबसे पहले आएगी माँ, उसके बाद गोदान, उसके बाद आएगी वैशाली की नगर वधु और फिर मृगनयनी। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 को देख लेते हैं। यह भी 2 पेज में है, छोटा करना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। और उपन्यासों में है चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा और पुनर्नवा। सबके समय को अलग अलग देख लेंगे। समय जो है ना याद करना, रचनाओं की जो भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना लेखक हुए हैं और उनकी रचनाएं हुई हैं, तो उनसे संबंधित रचनाओं को याद रखना, उनके समय रचना काल या प्रकाशन वर्ष को याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम से लगाने वाले 1-2 प्रश्न तो जरूर ही रहते हैं। बात करें बाणभट्ट की आत्मकथा, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। और चारुचंद्र लेख की बात करें तो यह कब प्रकाशित हुआ था? 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पुनर्नवा जिसे पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। और अनामदास का पोथा की बात करें तो यह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद आएगी चारुचंद्र लेख, उसके बाद पुनर्नवा, फिर अनामदास का पोथा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए। इनमें भी हमें उपन्यासों को सही क्रम में लगाना है प्रकाशन काल की दृष्टि से। और उपन्यास है प्रेम पथ, राम रहीम, वयम रक्षामः और भूले बिसरे चित्र। प्रेम पथ की बात करें तो यह 1926 में है। किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। राम रहीम की बात करें तो यह कब है? 1936 ईस्वी में है और राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। वयम रक्षामः किसका है? 1955 में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भूले बिसरे चित्र की बात करें तो यह 1959 ईस्वी में है। तो इस तरह से इसका क्रम ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 देखिए। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम इनमें से क्या होगा? और उपन्यासों में है निरूपमा, चित्रलेखा, चांदनी रात और कंकाल। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा अगर बात करें चांदनी रात की तो यह ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है, 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चित्रलेखा की बात करें तो यह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और निरूपमा जो कि निराला का उपन्यास है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो क्रम से देखें तो सबसे पहले कंकाल आएगा, फिर चांदनी रात, फिर चित्रलेखा और फिर निरूपमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को शेयर भी कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मनोबल मेरा भी बढ़ जाए। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को सही क्रम में लगाना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। उपन्यास है कल्याणी, परख, सुनीता और त्यागपत्र। ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं और सभी बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। परख की बात करें तो यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1929 में। सुनीता उपन्यास जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। त्यागपत्र की बात करें तो यह 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और कल्याणी की बात करें तो यह 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले परख, सुनीता, त्यागपत्र और सबसे अंत में कल्याणी। प्रश्न संख्या 36 है। प्रकाशन काल की दृष्टि से जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? और उपन्यासों में देखने को मिलता है विवर्त, सुखदा, जयवर्धन और मुक्तिबोध। इस प्रकार से हम जैनेन्द्र के 8 उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को याद कर पाएंगे। अभी हमने त्यागपत्र, कल्याणी, परख और सुनीता को देखा, तो इनके भी प्रकाशन वर्ष को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सुखदा की, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। और विवर्त की बात करें तो यह भी 1953 ईस्वी में ही है। जयवर्धन की बात करें तो यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
और मुक्तिबोध की बात करें तो यह 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका समय कहीं-कहीं पर 1966 भी मिलता है, 1965 ज़्यादा सही है। 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1966 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि जैनेंद्र को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध या संस्मरण? देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? से उत्तर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना। प्रश्न संख्या 38 है, देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं? निराला, शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद या उपेंद्र नाथ अस्क? देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय का उपन्यास है, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग की समयावधि क्या है? 1900 से 1930, 1930 से 1950, 1918 से 1936 या 1937 से 1960? प्रश्न आसान है, से उत्तर हो जाएगा 1918 से 1936। इस युग को प्रेमचंद युग मानते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? अब यहाँ से जो प्रश्न रहेंगे ना, वह उपन्यासों के वर्ण विषय से रहेंगे, तो प्रश्न सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला जो उपन्यास है वह है भिखारिणी, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। 1929 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है, प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया था? कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान या प्रेमाश्रम? किस उपन्यास में इस प्रकार का वर्णन देखने को मिलता है कि शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने किया और ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मभूमि। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं, चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधू, सोना और खून और सोमनाथ? पिछली क्लासेस में इस तथ्यों को हमने देखा था, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, सही उत्तर है वैशाली की नगरवधू। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्राग ऐतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है? जय योधे, मुर्दों का टीला, वयम रक्षामः या टेढ़े मेढ़े रास्ते? से उत्तर है इसका वयम रक्षामः में 1955 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 44 देखिए, उपन्यासों को उपन्यासकारों से मिलाना है और फिर सही कोड का चयन करना है। हम सिर्फ मिला लेते हैं, कोड का चयन नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 44 है यह। उपन्यास है सिंह सेनापति, सोना और खून, कब तक पुकारो और पतन? सिंह सेनापति किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है। सोना और खून यह किसका उपन्यास है? यह है चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास। और कब तक पुकारो रांगे राघव का है और पतन भगवती चरण वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 है, कौन सा युग्म असंगत है? पतिता की साधना, भगवती प्रसाद वाजपेयी, कंकाल ऋषभ चरण जैन, संस्कार राजा राधिका रमण सिंह और शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अस्क? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आसान सा प्रश्न है, कंगाल। कंकाल जो है ऋषभ चरण जैन का नहीं है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। इस उपन्यास में किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें देव स्थानों पर, ठीक है, देव स्थानों पर होने वाले अत्याचारों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछा गया है और हमेशा ही पूछा जाता है। उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। जैसे निराला के जन्म वर्ष में हमें बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं, रचनाओं में भी मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर अप्सरा के समय की बात करें तो इसका समय हो जाएगा 1931, अलका का समय है 1933 और प्रभावती की बात करें तो यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और निरुपमा भी 1936 ईस्वी में ही है।
प्रश्न संख्या 47 है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण किया गया है? उपन्यास है चित्रलेखा, 3 वर्ष, धूपल या चाणक्य। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 वर्ष। यह उपन्यास 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 48 है, भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र या चाणक्य। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1961 ईस्वी में? सही उत्तर है इसका भूले बिसरे चित्र। 1961 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 49 है, भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की? उपन्यास है सबही नचावत राम गुसाई, सीधी सच्ची बातें, टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा। थाया के आधार पर मौलिकता इसमें थी, लेकिन आधार ग्रंथ थाया था। ऐसा कौन सा उपन्यास है? सही उत्तर है चित्रलेखा। चित्रलेखा 1934 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 50 है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, 3 वर्ष या रेखा। सही उत्तर है इसका 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? इस उपन्यास में भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित किया गया है। सीधी सच्ची बातें, धुप्पल, सामर्थ्य और सीमा, अपने खिलौने। यह तथ्य हमने पिछली क्लास में देखा था, तो यह प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। सही उत्तर हो जाएगा धुप्पल। प्रश्न संख्या 52 है, एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है। फिर वह नहीं आई, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव या अपने खिलौने। सही उत्तर है इसका आखिरी दांव। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या चाणक्य। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा हो जाएगा? यह उपन्यास है पतन। 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 54 को देखिए, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण देखने को मिलता है? भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम गोसाई या चाणक्य। गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सही उत्तर है इसका टेढ़े मेढ़े रास्ते। कब प्रकाशित हुआ? 1946 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55 है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है? शराबी, घंटा, दिल्ली का दलाल या जीजाजी। सही उत्तर है इसका घंटा उपन्यास को। प्रश्न संख्या 56 है, पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी, शराबी या चंद हसीनों के खतूत। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी भी विधा में, किसी भी विषय में कोई चीज अगर प्रथम होती है तो उसे आप लोग याद रखिएगा। सही उत्तर है चंद हसीनों के खतूत। यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, उग्र का वह उपन्यास जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है, कौन सा उपन्यास है? चंद हसीनों के खतूत, घंटा, शराबी या सरकार तुम्हारी आंखों में। जाति बंधन की निरर्थकता को चंद हसीनों के खतूत में दिखाया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखिए, चंद हसीनों के खतूत वेश्या जीवन पर आधारित रचना है, वेश्या जीवन की रचना है, कामनियों के प्रणय कथाओं से संबंधित है, सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है या स्त्री पुरुष संबंधों की रचना है? सही उत्तर है इसका सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित यह रचना है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तितली, इरावती, कंकाल या इनमें से कोई नहीं।
जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास कंकाल को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 60 देखिए, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के 3 ही उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। आपको बताना है इनमें से अपूर्ण कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका इरावती। प्रश्न संख्या 61 है, किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है? तितली, कंकाल, इरावती या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा कंकाल। कंकाल उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का चित्रण हुआ है। इसके अलावा तितली में ग्रामीण संस्कृति के महत्व का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 62 देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 से सम्मानित किया गया था? दादा कॉमरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात या दिव्या। यशपाल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में मिला था? सही उत्तर हो जाएगा तेरी मेरी उसकी बात। 1976 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 63 देखिए, यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है? देशद्रोही में, मनुष्य के रूप में, क्यों फंसे में या झूठा सच में। सही उत्तर हो जाएगा इसका झूठा सच में। झूठा सच जो उपन्यास है इसके 2 भाग हैं। पहले भाग का नाम है वतन और देश। ठीक है, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। वतन और देश इसके पहले भाग का नाम है और यह प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी में, पहला भाग। और दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य। बहुत ही अच्छा उपन्यास है झूठा सच। तो दूसरे भाग का नाम क्या था? देश का भविष्य। यह प्रकाशित हुआ था 1960 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है? तेरी मेरी उसकी बात, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड या देशद्रोही। यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध किया गया है, विरोध हुआ है? वह उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, 1974 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं, यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम में। उपन्यास है दिव्या, अमिता, देशद्रोही और झूठा सच। सबको देख लेते हैं अलग अलग। देशद्रोही की बात करें तो यह 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दिव्या कब प्रकाशित हुआ था? 1945 में। और अमिता की बात करें तो यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और झूठा सच कब प्रकाशित हुआ था? इसके तो 2 समय मिलते हैं, 1958 और 60, क्योंकि पहला भाग 58 में है, दूसरा भाग 1960 में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों से मिलाना है। उपन्यास है लोक परलोक, अंतिम आकांक्षा, प्रभावती और हार। तो सबसे पहले मिला लेते हैं। लोक परलोक किसका उपन्यास हो जाएगा? यह उपन्यास हो जाएगा उदय शंकर भट्ट का। और अंतिम आकांक्षा किसका उपन्यास है? यह है सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास। और प्रभावती जो है वह निराला का उपन्यास है। और हार जो है यह सुमित्रानंदन पंत का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं, शूद्रक के मृक्ष कटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख या पुनर्नवा। ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं और इसमें शूद्रक के वृक्ष कटिकम की कुछ घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है पुनर्नवा। ऑप्शन डी से उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 68 है, इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है और उपन्यास है लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी और मुक्तिपद। सबके समय को सबसे पहले देख लेते हैं। सन्यासी उपन्यास 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह सन्यासी उपन्यास शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। सन्यासी स पर अनुस्वार भी रहेगा, उसके अलावा आधा न भी रहेगा। सन्यासी इस तरह से लिखा जाएगा, यही शुद्ध होता है। लज्जा की बात करें तो लज्जा जो है
इस उपन्यास के बारे में थोड़ी सी बातें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले पर्दे की रानी को देखते हैं। पर्दे की रानी 1942 में प्रकाशित हुआ था और मुक्ति पथ जो है यह 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये जो उपन्यास लज्जा है, यह उपन्यास घृणामयी नाम से 1929 ईस्वी में ही प्रकाशित हो चुका था। ठीक है, लेकिन बाद में 1990 ईस्वी में, ठीक है, 1990 ईस्वी में इसे लज्जा नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा? सन्यासी आएगा, फिर आएगा पर्दे की रानी 1942 में, उसके बाद आएगा सन्यासी, माफ कीजिएगा, उसके बाद आएगा मुक्ति पथ 1948 में, और सबसे अंत में लग जाएगा। लेकिन अगर यही नाम जो होता घृणामयी तो यह सबसे पहले आ जाता। ठीक है, प्रश्न संख्या 69 है, जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? परख, मुक्तिबोध, त्यागपत्र या सुनीता? जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? यह उपन्यास है मुक्तिबोध। इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें कर्म में आसक्ति का चित्रण किया गया है। ठीक है, 1965 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था और 66 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 70 है, आगे के किस उपन्यास पर रोमारोला के ज़िया क्रिस्ताफ का प्रभाव है? नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी या इनमें से कोई नहीं? आगे के किस उपन्यास पर रोमारोला के ज़िया क्रिस्ताफ का प्रभाव देखने को मिलता है? यह उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आगे के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है? नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या इनमें से कोई नहीं? किस उपन्यास में पत्र शैली भी है, प्रत्यावलोकन भी है, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह भी है और प्रतीकात्मक विधान शैली का भी प्रयोग किया गया है? यह उपन्यास है नदी के द्वीप, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 72 देखिए, आगे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मन स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है? अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा नदी के द्वीप। इस उपन्यास के पात्र हैं रेखा और भुवन, और इनकी मन स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 73 है, आगे के किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण किया गया है? नदी के द्वीप में, अपने अपने अजनबी में, शेखर एक जीवनी में या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका अपने अपने अजनबी। इस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रण किया गया है। कब प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास? 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास। ठीक है, इसके पात्र हैं योके और सेल्मा, पूछे जाते हैं। ठीक है, योके और शेल्मा ये उपन्यास के पात्र हैं, याद रखिएगा, मुख्य पात्र हैं। प्रश्न संख्या 74 है, किस उपन्यास में अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है नदी के द्वीप। प्रश्न संख्या 75 देखिए, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है? बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन या अमृत और विष? किस उपन्यास पर अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 ईस्वी में मिला था? सही उत्तर है अमृत और विष उपन्यास पर 1966 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ और 67 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 76 है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है? बूंद और समुद्र, अमृत और विष, सुहाग के नुपुर या शतरंज के मोहरे? किस उपन्यास में ऐसा चित्रण किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बूंद और समुद्र उपन्यास में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1966 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था।
प्रश्न संख्या 77 है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इनमें से कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, देवराज या जैनेन्द्र। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं, तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? खंजन नयन, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस या इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है मानस का हंस, 1972 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 78 के बाद 79 है, अवध की नवाबी का ह्रासोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है? 7 घूंघट वाला मुखड़ा, पीढ़ियां, करवट या शतरंज के मोहरे। सही उत्तर हो जाएगा शतरंज के मोहरे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1959 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था उपन्यास। प्रश्न संख्या 80 है, अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? खंजन नयन, एकदा नैमिषारण्य, सुहाग के नुपुर या शतरंज के मोहरे। सही उत्तर है खंजन नयन, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, सूरदास के जीवन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 81 है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इनमें से कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर देवराज या भीष्म शाहनी। से उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर देवराज, यह मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न संख्या 82 है, डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है? बाहर भीतर, पद की खोज, रोड़े और पत्थर या अजय की डायरी। किस उपन्यास में प्रेम संबंधों और उनसे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है? यह उपन्यास है अजय की डायरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1960 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा मैं, वे और आप एक इनका उपन्यास है, नाम है मैं, वे और आप। ठीक है, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, मैं, वे और आप उपन्यास को डॉक्टर देवराज ने ही, स्वयं लेखक ने ही, अजय की डायरी का अगला भाग कहा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजय की डायरी का अगला भाग किस उपन्यास को माना जाता है? तो वह उपन्यास है मैं, वे और आप। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी 1969 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, सोनी घाटी का सूरज और अज्ञातवास। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है इसका राग दरबारी। प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान 1999 ईस्वी में प्राप्त हुआ था? पहला पड़ाव मकान, विश्रामपुर का संत या राग दरबारी। विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था श्रीलाल शुक्ल को। प्रश्न संख्या 85 है, एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? नदी यशस्वी है, डूबते मस्तूल, एक यह पथबंधु था और धूमकेतु एक श्रुति। सही उत्तर है यह पथबंधु था। यह उपन्यास एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया है। किसका उपन्यास है यह है नरेश मेहता का उपन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया था? बलचनामा, पानी के प्राचीर, जंगल जहां शुरू होता है और मैला आंचल। सही उत्तर है इसका मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है और इसी की भूमिका में रेणु जी ने सबसे पहले आंचलिक शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 87 है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो अभी मैंने बोल दिया, मैला आंचल है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, किस आलोचक ने मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ी कृत डोडामचरितमानस की कार्बन कॉपी कहा है?
ये जो सतीनाथ भादुड़ी है ना, ये बांग्ला साहित्यकार है, बांग्ला उपन्यासकार हैं। तो किस आलोचक ने इनके उपन्यास ढोड़ाम चरित मानस की कार्बन कॉपी कहा है? मैला आंचल को। ठीक है, मैनेजर पांडे, मधुकर गंगाधर, नंदुलाल वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और आपके लिए कठिन भी हो सकता है। से उत्तर हो जाएगा मधुकर गंगाधर, यह आलोचक हैं। और एक बात याद रखिएगा, सतीनाथ भादुड़ी को जो है फणीश्वरनाथ रेणु ने अपना साहित्यिक गुरु माना है। फणीश्वरनाथ रेणु सतीनाथ भादुड़ी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। प्रश्न संख्या 89 है, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण हुआ है? पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे, जुलूस या दीर्घतप्पा? से उत्तर हो जाएगा जुलूस। जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए कुछ हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? नीम का पेड़, कटरा बी आरजू अलग अलग है, ओस की बूंद और आधा गांव। गंगोली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का चित्रण आधा गांव उपन्यास में मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसके अलावा जो ओस की बूंद उपन्यास है, यह इसमें राजनीति से उत्पन्न हिंदू मुस्लिम समस्याओं का चित्रण किया गया है। वहीं जो कटरा बी आरजू है, इसमें इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम लोगों के एक मोहल्ले की कथा कही गई है। प्रश्न संख्या 91 देखिए, मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सागर लहरे और मनुष्य, बलचनमा, सैलूस या कब तक पुकारूं? से उत्तर हो जाएगा इसका सागर लहरे और मनुष्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका उपन्यास है यह उपन्यास है उदय शंकर भट्ट जी का। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है और उपन्यास है पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहां शुरू होता है और मैला आंचल। सबको अलग अलग देख लेते हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और सभी ने लगभग पढ़ा भी होगा। पानी के प्राचीर की बात करें, रामदास मिश्र का उपन्यास है, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा लोक ऋण की बात करें तो यह है 1977 ईस्वी में। और जंगल जहां शुरू होता है, यह उपन्यास है सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, लोक ऋण जो है विवेकी राय का उपन्यास है। और बात करें जंगल जहां शुरू होता है तो यह जो है, यह संजीव का उपन्यास है। तो उपन्यासकारों को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? और उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, वलचनमा, जुलूस और आधा गांव। जब भी क्रम से लगाने वाले प्रश्न बने तो आप इसे घबरा कर मत लगाइए। सबसे पहले अगर आप 1 और 2 सबसे पहले वाले के समय को आप लोग याद रखते हैं या 1-2 को भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगर हम बात करें बलचनमा की, तो यह जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और जुलूस की बात करें तो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आधा गांव जो है यह 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अलग अलग वैतरणी जो कि शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 94 को देखते हैं, नागार्जुन का वह उपन्यास जो मैला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है। कुंभीपाक, रतिनाथ की चाची, इमरतिया या बलचनमा? कौन सा उपन्यास है जो मैला आंचल से पहले प्रकाशित हुआ और आंचलिकता भी इसमें कम नहीं थी, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना जाता है? यह उपन्यास है बलचनमा, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं, वह कौन सा है? रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ या वरुण के बेटे? से उत्तर है रतिनाथ की चाची। 1948 ईस्वी में यह
उपन्यास प्रकाशित हुआ था और यह नागार्जुन का प्रथम उपन्यास भी है। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा। नागार्जुन का प्रथम उपन्यास रतिनाथ की चाची। ठीक है, एक मैथिल विधवा के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। रांगे राघव का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है, यह कौन सा है? विषाद मठ, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं या मुर्दों का टीला। से उत्तर है सीधा साधा रास्ता। 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास। प्रश्न संख्या 97 देखिए, रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजेश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है? महायात्रा, बोलते खंडहर, चीवर या राई और पर्वत। सही उत्तर हो जाएगा चीवर। चीवर कब प्रकाशित हुआ था? चीवर उपन्यास 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 98 देखिए, कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? छोटी सी बात, प्रोफेसर, पथ का पाप या घरौंदे। सही उत्तर है इसका घरौंदे। कब प्रकाशित हुआ था? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, रांगे राघव के किस उपन्यास में अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख है? विषाद मठ, मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज या पथ का पाप। रांगे राघव के किस उपन्यास में अकाल अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख देखने को मिलता है? तो यह उपन्यास होता है विषाद मठ, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, ठीक है, इस पर आधारित है, इससे प्रेरित है और बंगाल के अकाल पर आधारित है। ठीक है, ये जो अकाल शब्द आया है ना, बंगाल के अकाल के लिए आया है। ठीक है, इस पर आधारित है। प्रश्न संख्या 100 और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। मैं सोच रही हूँ उपन्यास पर हम 2 क्लासेस करके और 100 दोनों में 100 प्रश्नों को देखें, तो इस तरह से हम 200 प्रश्न देख लेंगे। तो आज की क्लास में बस हम 100 प्रश्न देखेंगे और उपन्यास पर एक और टेस्ट हो जाएगा जिसमें 100 प्रश्न और हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है? अंधेरे के जुगनू, मुर्दों का टीला, बोलते खंडहर या धरती मेरा घर। सही उत्तर हो जाएगा इसका मुर्दों का टीला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था यह मुर्दों का टीला? 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1948 में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम उपन्यास के 100 और प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।